कहानी की शुरुआत होती है एक जेल के बाथरूम से, जहां बोन नाम के एक आदमी को उसके दोस्त ने चेतावनी दी कि एक गैंग उसे मारने के इरादे से वहां आ रही है। ये सुनते ही बोन ने अपने दोस्त से एक तरफ हट जाने को कहा ताकि लड़ाई में उसे चोट न लगे। फिर वह शांत होकर जेसी और उसके साथियों का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद जेसी अपनी गैंग के साथ बाथरूम में आ पहुंचा। उन्होंने पहले ही एक गार्ड को पैसे दे दिए थे ताकि वह सब कुछ देखकर भी अनजान बना रहे। जैसे ही उन सब ने बोन को घेर लिया तो जेसी ने अपने हाथ में पकड़े हुए तेज धार वाले हथियार से उस पर हमला कर दिया। लेकिन बोन ने पल भर में उसका हथियार छीनकर सीधा उसके कंधे में घुसा दिया। यह देखते ही गैंग के बाकी लोग भी बोन पर टूट पड़े, लेकिन बोन ने एक एक करके सबको सिर्फ एक ही वार में धूल चटा दी। इस पूरी जेल में उसका एक ही करीबी दोस्त था जिसने उसे इस अटैक के बारे में पहले ही बता दिया था, और वह था डैनी। लेकिन एक दिन जब दोनों बैठकर आराम से चेस खेल रहे थे, तब जेसी और उसकी गैंग ने डैनी पर हमला कर दिया। बॉन अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता रहा। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मरने से पहले डैनी ने एक तस्वीर बॉन को दी और उससे वादा लिया कि जेल से बाहर निकलते ही वह उसके परिवार की खोज खबर लेगा और उसकी बीवी और बेटे का ख्याल रखेगा। अपने दोस्त की मौत का बदला लेने और अपनी 5 साल की सजा पूरी काटने के बाद आखिरकार बोन जेल से बाहर निकला। अब उसे रहने के लिए एक जगह की जरूरत थी, इसीलिए वह रोबर्टो और तुम्हारा के घर पहुंचा, जहां किराए पर एक कमरा खाली था। उस घर में 3 और बच्चे भी रहते थे। उनमें सबसे छोटा जेरेड था, जो अक्सर खिड़की के पास बैठकर बाहर की सड़क को देखता रहता। बोन ऐसे ही यहाँ पर नहीं आया था। पूरी जांच पड़ताल करके पता लगा के आया था कि जेरेड उसी के दोस्त का बेटा है। अब बस उसे उसकी बीवी को ढूंढना है। फिर तुम्हारा ने बोन को उसका कमरा दिखाया और साफ कहा कि घर के अंदर बच्चे रहते हैं, तो थोड़ा ढंग से रहना पड़ेगा। हमारे कुछ नियम हैं, वो मानने पड़ेंगे। वह किसी भी गैंग के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बंदूक वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए उसके पास। बोन ने बिना किसी बहस के उसकी सारी शर्तें मान लीं और अपना किराया पहले ही दे दिया ताकि कमरा उसे ही मिले। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस की सड़कों पर हर रोज इल्लीगल स्ट्रीट फाइट्स होती थीं। इन फाइट्स को देखने के लिए हर रात भीड़ जमा होती। लोग अपनी पसंद के फाइटर पर सट्टा लगाते और उम्मीद करते कि वही जीतेगा। इस गैर कानूनी धंधे में बहुत पैसा कमाया जाता था। सिर्फ फाइटर ही नहीं, बल्कि सट्टा लगाने वाले लोग भी इससे मोटी कमाई करते। इन फाइट्स को ऑर्गेनाइज करने में कुछ एजेंट्स का बड़ा हाथ था, जो नए और ताकतवर फाइटर्स को ढूंढकर रिंग तक लेकर आते थे। और इन एजेंट्स में सबसे बड़ा नाम था जेम्स का। जेम्स का सबसे खतरनाक फाइटर है हैमरमैन। आज उसका सामना काउबॉय नाम के एक फाइटर से होने वाला था। काउबॉय साइज में अपने अपोनेंट से काफी छोटा था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कमाल की थी। लेकिन सिर्फ रफ्तार के सहारे हैमरमैन जैसे खौफनाक फाइटर को हराना आसान नहीं था। कुछ ही पलों में हैमरमैन ने काउबॉय को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और वह उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी पिनबॉल बीच में आ गया। उसने फाइट रोक दी और हैमरमैन को विनर घोषित कर दिया। फिर उसने शर्त में जीती हुई सारी रकम जेम्स को दे दी, क्योंकि उसका फाइटर मैच हार गया था। खैर, फाइट खत्म होने के बाद पिनबॉल जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा, वह यह देखकर हैरान रह गया कि बोन पहले से उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। बोन ने सीधा कहा कि मैं इस पहलवान से लड़ना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? उसने पिनबॉल को ऑफर दिया कि यह फाइट अरेंज करवा दे, जीती हुई कमाई का 40% तेरा। लेकिन पिनबॉल बेचार पहले ही काफी पैसे हार चुका था, इसीलिए उसने कहा कि हैमरमैन से लड़ने से पहले तुझे नॉर्मल तुच्छे पुच्छे लोगों से लड़ना पड़ेगा। पहले दिखा कि इतने पैसे लगाने लायक है तू। बोन मान गया तो पिनबॉल उसे तुरंत दूसरे एजेंट के पास ले गया और फिर उसके फाइटर को चैलेंज किया ताकि बोन को अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके। फिर जैसे ही फाइट शुरू हुई, बोन ने अपने दुश्मन को ध्यान से देखा और अगले ही पल हवा में उछलकर उसने एक जबरदस्त लात उसके सर पर दे मारी। सिर्फ एक ही वार में उसका अपोनेंट जमीन पर गिर पड़ा। वह दोबारा खड़ा तक नहीं हो पाया। यह देखकर पिनबॉल शर्त की सारी रकम लेकर वहां से निकल गया। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके हाथ एक कमाल का फाइटर लग चुका है। अब रास्ते में पिनबॉल आने वाली फाइट्स की प्लानिंग कर रहा था जब बोन ने उससे जेम्स के साथ खड़ी उस औरत के बारे में पूछा, तो इस पर पिनबॉल ने उसे साफ चेतावनी दी कि वह एंजेला है, उससे दूर रहना। उसने बताया कि एंजेला पहले किसी और की बीवी थी, लेकिन जब जेम्स की गंदी नजर उस पर पड़ी तो उसने साजिश करके उसके पति को जेल में भिजवा दिया। फिर जेल में ही उसके पति को मरवा के उसने एंजेला को हमदर्दी देके अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। लेकिन उस वक्त एंजेला मां बनने वाली थी। जेम्स ने उसे मजबूर किया कि वह अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दे। उस हादसे के बाद
एंजेला की जिंदगी मानो पूरी तरह बदल गई। अपने बेटे को खोने के दर्द के चक्कर में उसने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह नशे की आदत में डूबती चली गई। बोन समझ गया कि यही उसके दोस्त की बीवी है जिसे वह ढूंढ रहा था और उस तक पहुंचने के लिए उसे जेम्स के करीब जाना पड़ेगा। इसके बाद हम जेम्स को देखते हैं जो अपने कुत्तों के लिए खाना तैयार कर रहा था। तभी टैडी उसके पास बोन की फाइट की रिकॉर्डिंग लेकर आया। वीडियो में बोन ने सिर्फ एक ही लात मारकर अपने अपोनेंट को गिरा दिया। यह देखकर जेम्स भी हैरान हो गया। उसने तुरंत फैसला किया कि वह पिनबॉल से उसके नए फाइटर के बारे में बात करेगा, लेकिन इससे पहले वह अपने पिटबुल कुत्तों को खाना खिलाने गया और टैडी को भी साथ चलने को कहा। अचानक जेम्स ने अपने पिटबुल्स को टैडी पर अटैक करने को कहा। बेचारा टैडी डर के मारे जम गया, लेकिन जेम्स उसे सिर्फ डरा रहा था क्योंकि कुत्तों को अभी भी उसने पकड़ रखा था। उधर उसी शाम बोन घर के बाहर वेरांडे में रोबर्टो के साथ चेस खेल रहा था। तभी पिनबॉल अपनी गाड़ी लेकर वहां आ पहुंचा और उसने बोन को आवाज लगाई, लेकिन जाने से पहले बोन ने चेस का मैच रोबर्टो को हराकर उससे शर्त के पैसे लिए और फिर पिनबॉल के साथ निकल गया। एरिना पहुंचते ही बोन ने देखा कि वहां दो औरतों के बीच जबरदस्त फाइट चल रही थी। तब पिनबॉल ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये पतली कमर वाली देख रहा है, ये तेरे भाई की सेटिंग थी पहले। कुछ ही देर बाद मैच खत्म हुआ और वे रीटा नाम की एक फाइटर जीत गई। फाइट खत्म होने के बाद पिनबॉल वहां के सबसे मशहूर एजेंट टैटू के पास गया। उसने सीधा बताया कि मेरा नया फाइटर सबसे तगड़ा है और मैं उसके ऊपर डायरेक्ट $5,000 लगा रहा हूं। इस बार बोन का सामना हुआ गोल्ड टीथ से, लेकिन बड़ी ही आसानी से बोन ने सिर्फ एक वॉर करके अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। इस जबरदस्त मुकाबले के बाद अंडरग्राउंड फाइटिंग की दुनिया में बोन की पहचान वन हिट फाइटर के नाम से होने लगी। लेकिन जब पिनबॉल अपनी जीती हुई रकम लेने गया, तब टैटू ने एक नई शर्त रखी। उसने कहा कि अगर बोन वाकई में इतना ताकतवर है तो इसके साथ दो बंदों को लड़ाना चाहिए ना, और अगर वह जीत गया तो शर्त की रकम भी दुगनी मिलेगी। बोन ने बिना कुछ कहे यह चैलेंज भी मान लिया। फाइट शुरू हुई और उसने एक फाइटर को सिर्फ एक लात मार के बेहोश कर दिया और कुछ ही पलों में दूसरे वाले की भी सिट्टी बिट्टी गुल कर दी। इतना ही नहीं, भाई ने मजाक मजाक में हाथ तक तोड़ दिया। यह सब देखकर टैटू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसने फिर से शर्त की रकम दुगनी कर दी और इस बार कहा कि एक साथ 3 फाइटर लड़ेंगे। लेकिन उन तीनों का भी वही हाल हुआ जो उनसे पहले वालों का हुआ था। कुछ ही सेकंडों में बोन ने सबको हरा दिया। इतनी बुरी हार के बाद टैटू गुस्से से आग बबूला हो गया। 2 बार शर्त बढ़ाने के बाद अब उसे $20,000 देने थे और वह देने से उसने साफ मना कर दिया। पैसे अपनी पैंट में रखते हुए उसने बोन से कहा कि हिम्मत है तो आके ले। बस फिर क्या था, बोन सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा। टैटू के कई गुंडे उसे बचाने के लिए आए, लेकिन बोन ने एक एक करके सबको धूल चटा दी। आखिर में उसने टैटू को भी जोर से मुक्का मारा और उसकी पैंट फाड़कर पैसे निकाल लिए। अब ये देखकर वे रीटा बोन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई। जाते जाते उसने अपना नंबर भी बोन को दे दिया। उधर जैसे ही बोन और पिनबॉल गाड़ी में बैठे, पिनबॉल उसकी तारीफ करता नहीं थक रहा था। उसका कहना था कि भाई, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी फाइट कभी नहीं देखी, इतने सारे लोगों को तूने अकेले पीट दिया। तभी टैटू मशीन गन लेकर वहां आ गया और दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये देखते ही पिनबॉल ने तुरंत गाड़ी भगाई और खुशकिस्मती से दोनों बिना किसी चोट के बच निकले थे। उस दिन के बाद से बोन और पिनबॉल की जोड़ी स्ट्रीट फाइट्स में खूब पैसा कमाने लगी। रिंग के बाहर बोन अपना ज्यादातर वक्त अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस में ही बिताता, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अपने टारगेट पर था। खैर, स्ट्रीट फाइट्स के अंदर उसका अलग फाइटिंग स्टाइल देखकर हर कोई हैरान रह जाता। धीरे धीरे उसका नाम पूरी अंडरग्राउंड फाइटिंग दुनिया में फैलने लगा। लोग उसे एक ऐसे फाइटर के तौर पर जानने लगे जिसे हराना बिल्कुल नामुमकिन था। फिर एक रात देर से घर लौटते समय तुम्हारा की नजर बोन के माथे पर लगी चोट पर गई। उसकी शर्ट के ऊपर भी खून के निशान थे। वह तुरंत परेशान हो गई और उसे बैठने को कहा ताकि वह उसके जख्मों पर पट्टी कर सके। उनकी बातचीत के दौरान तुम्हारा ने बताया कि उसे सुबह जल्दी उठकर बच्चों के लिए नाश्ता बनाना होता है और उसके बाद काम पर भी तो जाना है। उसने यह भी बताया कि वह बच्चे उसके नहीं थे, लेकिन फिर भी वह पूरी कोशिश करती है उनकी अच्छी परवरिश करने की। अब बोन ने फिर से उस लड़के जैरेड के बारे में पूछा जो हमेशा खिड़की के पास बैठा रहता था। तब तुम्हारा ने बताया कि जैरेड पिछले 1 साल से मेरे साथ रह रहा है और वह हर रोज खिड़की से बाहर बस इस उम्मीद में देखता है कि शायद उसके असली माँ बाप एक दिन उसे लेने आ जाएं। तुम्हारा को जैरेड की माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हाँ, इतना जरूर जानती थी कि उसके पिता अभी भी जेल में बंद हैं, पर बोन उसके पिता के बारे में सब कुछ जानता था। जैरेड असल में कोई और नहीं बल्कि उसके मर चुके दोस्त का बेटा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें।